I was like negotiating prices with the jeweler for something I like. तो वो मेरे से at some point कहता है कि बेटी तुम क्यों इतना सवाल पूछ रही हो, ये तो पापा खरीदवाएंगे ना, पापा दिला देंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है. पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल. 2 साल आपकी शादी ठीक नहीं चली और आपको कोई और लड़की दिखी जो आपकी करंट जो पार्टनर से थोड़ी सी बेटर है, तो आप चेंज थोड़ी करते हो. रिस्की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे कि 1 साल में शायद मेरा पैसा डबल हो जाए, लेकिन ये वो पैसा है जो मुझे बेटी की शादी के लिए चाहिए, उसमें आप रिस्क लेते हैं क्या? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात का 50th एपिसोड. ये 50वां एपिसोड है मनी की बात का. और आज के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस राधिका गुप्ता, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की CEO. So Radhika has a very inspirational journey. She was born and brought up in Pakistan, and then she lived in Nigeria. She moved to US, and then at a very early age she came back to India to start her own business in financial services space. सक्सेसफुली उन्होंने अपना बिजनेस सेल किया एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को, एंड देन शी बिकेम CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड इन 2017. सो बहुत ही यंग एज में राधिका मैनेज टू बिकम CEO ऑफ अ लीडिंग एम्स इन आवर कंट्री, which is a very inspiring journey in itself. She is one of the youngest CEO in this industry. So I recorded this episode a few days ago with Radhika, और उनसे मैंने कई तरह के क्वेश्चंस पूछे. मैंने उनसे खुद की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, और स्पेशली मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे जो हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स को होते हैं, जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उनके जो कॉमन बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में मैंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे. एंड द वेरी गुड थिंग अबाउट राधिका इज़ द थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट हर इज़ वो बहुत खोल के आंसर्स देती हैं. एंड शी इन दिस एपिसोड एज वेल शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजीज एंड एग्जाम्पल्स. So I'm sure you're going to enjoy this episode. You're going to get inspired from this episode. You are going to learn a lot of things with all the interesting analogies and examples which Radhika has given. So without any further delay, let's just start with this episode. Welcome Radhika, welcome to Money Ki Baat 50th episode. I'm really happy to have you on the show. राधिका, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि you are having such a good career in US, and that's like a dream for most of the Indians कि US जाए and अच्छा career करें. And at such an early age, you came back from US to start your own company, that too in India. And that was a time जब startup का भी ऐसा कोई culture नहीं था इंडिया में, right? So what made you do that? So Anmol, thanks for having me and congratulations to you guys. आपका 50th episode है. 50 is a big thing. So congratulations to that. यार क्या होता है ना, when you are 20, I wish I could give you a very intellectual answer to this question, but क्या होता है ना, when you are 24 and I was 24 when you come back, you don't think about these things that much. I think if I were to make the decision today 10-12 years later, तो मैं बहुत सोचती, उसको बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करती कि क्या है. उस टाइम आदमी क्या सोचता है, उसमें जज्बा होता है कि इंडिया आएंगे, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे. अभी मैं बिजनेस फैमिली से तो आती नहीं हूँ, एंड माई क्लासमेट्स एट वॉटन केम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, तो शायद थोड़ा सा वो जज्बा था कि इंडिया आके कुछ करना है. ऑल्दो मैं इंडिया में कभी रही नहीं हूँ, तो इट इज एक्चुअली क्वाइट क्रेजी. एंड यू ऑलवेज थिंक इन लाइक यार ये नहीं चला तो वापस MBA कर लेंगे. आई हैडंट डन एन MBA, आई डिड माय अंडरग्रेड फ्रॉम वॉटन, बट आई हैडंट डन एन MBA. So you always think कि चलो young है, young blood है, and so I think that is how the decisions get taken. And I always believe in life that, you know, while you should think through decisions, you should not overthink through decisions. There is some fine balance in life. You should not do reckless things because, you know, हर बंदा, and as I've gotten older, you know, पढ़ाई की है, माँ बाप भी बहुत खुश हैं कि आप बाहर सेटल्ड हो, वो सब है. Nobody wants their kid coming back to India to lead a struggler's life. तो आपको reckless decision making नहीं करनी चाहिए, थोड़ी practicality होनी चाहिए. But I thought it was practical enough. But इतना overthink भी नहीं करना चाहिए, especially when you're in your 20s. I think your 20s is also about collecting experiences and going through things. Right, I can totally relate to this because I also started 7+ when I was 24. Yeah. So Radhika, my next question to you is, आप इतने साल abroad रहे हो, especially, and you have also lived in Pakistan, which is very rare for Indians, and then you have lived in Nigeria, then you went to US, right? So, and now you are running this AMC, Edelweiss Mutual Fund, and you're deeply into personal finance space, or maybe financial services space. You are into financial services space. आपने कोई behavioral differences देखे हैं when it comes to audiences of or people of different countries, या ऐसा
ऐसी कुछ चीजें जो इंडियंस बेटर करते हैं या फिर ऐसी कुछ चीजें बाकी कंट्रीज वाले बेटर करते हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू मनी? So, actually, interestingly, Anmol, and when I grew up, I was reasonably younger, but there are some interesting things. One is, I think investors are the same all over the world. I think the common behavioral patterns of investors, unfortunately, of chasing returns, greed and fear, because this doesn't change country to country. I think the human psyche is the same. So I think whether it is US or whether it is India, investors that way are the same. The mistakes they make are the same. That I think is very interesting. I would say two things. One is that US is a far more evolved, financially literate market. So it is a market where people have got their basics right. Like people are not the question in. So I'll give you another example. In India, I get asked these kind of questions like active and passive and ये सब ये बहुत बड़ी बातें होती हैं और मेरे हिसाब से ये ट्विटर टाइप की बातें हैं. In India, in a country like India, वेयर प्रधानमंत्री जी लोगों से जाके कह रहे हैं कि भैया बैंक अकाउंट खोलो, ये सब शुरू करो, आप तो फाइनेंशियलाइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं. तो इन सम सेंस वी आर लाइक द यूएस इकोनॉमी वाज प्रोबेबली इन द मिड 80s. So in the US, people are a lot more evolved in terms of their financial literacy and financial journey. I think we're a little bit behind. It's the nature of our market. So I think that's one interesting thing. There's another interesting insight. I mean, I haven't ever shared this, which is the role of women in money. Right. And one of the countries or parts of the world that I grew up in was Africa. And I think in the US and in India, especially in India, women don't take a very proactive role in money. But culturally, for instance, in African society, like I lived in Nigeria, women are breadwinners. In fact, men have multiple wives there. And because of this insecurity, most women work and most women have very tight control over their money because they can't even rely on the basic institution of marriage. So women have their own bank accounts, they have their own money. And I think in that way, they are far more evolved than we are. Right. Exactly. Actually, I had a question on this. Involvement of women in our society. I'll ask it right now itself. क्योंकि what we have seen is एक मैं आपकी दूसरी टॉक भी सुन रहा था जिसमें you had said कि women are born leaders, right? For generations, they have been leading their households. They have been managing the money also for their households, right? But when it comes to this investing या इस तरह के जो financial decisions होते हैं, what we see is they delegate those decisions to either their husbands or their dads, right? Even for instance, in our case also, what we see is 80% of our clients are males. Even though husband और wife दोनों earning है, दोनों का पैसा manage हो रहा है, but still the husband who is going to take the call. So what message do you have for women to get more involved in personal finances? ऐसा क्या होता है कि they don't get involved this much? This is fascinating, right? Because if you've seen that talk, मैंने उसमें कहा था कि it is not कि हमारी दो तीन बातें होती हैं as to why you don't get involved. One is ability. अब ability तो सारी है क्योंकि हम घर घर तो संभालते थे, बहुत अच्छी तरह संभालते थे. जो पैसे घर संभालने के लिए मिलते थे उसमें से भी बचा के रखते थे. उसे स्त्री धन कहते थे. हमारे यहाँ हम लोग गुप्ता हैं तो गुप्त धन कहते थे. And quantum it was also revealed during demonetization. So we know how to save. We know how to manage within limited budgets, and by the way, we do it without doing any press release. कि हम देखो कितना अच्छा काम करते हैं. तो nobody is doing press releases or so. Indian women are not bad budget keepers fundamentally. I think there is unfortunately Anmol a belief that and I think capital markets are responsible for it. That to manage money, you need to have Bloomberg screens around you, and you need to talk shop, and you need to be Warren Buffett, and you need to read all these investing books. Then money management is just about getting your behavior right and a few basic principles. And today, thanks to people like you, so many advisors out there, so much media out there, there is tremendous amount of education on finance to learn the basics, right? So I keep telling women, don't outsource this job. This is, you can outsource many things in life, but zindagi itni uncertain hai. And you take the African example, right? Zindagi itni uncertain hai कि ये control अपने हाथ में रखना चाहिए. I also feel society can do a slightly better job at this. I narrated this one instance. I think 2 years ago, I went to buy jewelry. Right. मैं अपना पापा को लेकर गई थी, and his taste in jewelry is good, so I took him, right?
and I think I went to Chandni Chowk in Delhi. And so I was like negotiating prices with the jeweler for something I liked. तो वो मेरे से at some point कहता है कि बेटी तुम क्यों इतना सवाल पूछ रही हो, ये तो पापा खरीदवाएंगे ना, पापा दिला देंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है. And then Papa told him that I was paying the bill. And I saw a bunch of questions after this, in fact, on social media, where a woman said she didn't want to buy something, and the banker said, "Can I talk to your husband?" So I think men also, we can take that one step and realize that women have the power to take decisions. Right, exactly. Everyone has to change a bit. So, we generation says this has ingrained that men are the breadwinners. So I can totally relate to that. So, Radhika, when you were in your early 20s and you were a hedge fund manager, right? So you were into the financial markets, you were an expert in that field, and you thought कि मेरा पैसा भी खुद ही manage करती हूँ, and you invested all your money in stocks at that point of time, right? And that happens with a lot of people जो remotely भी finance से related होते हैं, finance accounting, they think that they can manage their money by themselves. या ठीक है, थोड़ी सी research करेंगे internet पे, थोड़े stock इधर उधर से pick करेंगे, they'll be able to manage the money by themselves. So can you just share that story in detail? What exactly happened with your money and what were your learnings from that incident? I mean, it's the good and bad part of it. So one thing is I started saving very early. Now, I come from a middle class background, and the first thing actually in the first year you start earning, you just save it and you put it in your bank account. Now a year or two later you realize, and US with the interest rates are zero, so you get nothing in the damn bank account. You realize that I have to start investing this money. Now 2006-07 was like a bull market of bull markets in the US, right? And I was working on Wall Street, where the noise of the bull market is very loud. So, and my husband was in the same profession, so we just decided that equities kar lete hain, and it also kind of made sense because you're like, yeah, I'm young, so I can afford to take risk. And so we both did that, and it went on well till 2008, when the whole idea collapsed, because not only were our portfolios down, but because we are capital markets professions, our firms were struggling. He was at Goldman, I was at a hedge fund. The stocks of both firms were down, the AUMs were down, the returns were down, bonuses were down. And that is when we came to, I think, the most deep realization in finance, which is that personal finance is personal. There are no rules and adages that you can follow, that this is right for a young person and this is wrong for a young person, and itni risk in finance has to be basis your circumstances. If my husband was a doctor, I could have probably afforded to take a lot more risk. But the fact is that if two people are in highly risky financial services professions, then at least their investments have to be conservative. That is a rule we have implemented very strictly after 2008-9, is that finance teaches you diversification. So the first thing I can learn as a finance CEO is asset allocation and diversification, and that has held us really well through this crisis. Obviously, we both still work in financial services and we love our profession, but even in March, when markets were down, I would say 35%, our portfolios were down 10-11%. So we were not worried bonuses kya honge ya home loan kaise diya jayega. The profession is stressful enough as is. Your personal finances can't be another source of stress. Right. I think I was seeing your last interview, जिसमें आपने बताया था कि even as the CEO of AMC, आपका portfolio is on little, and you have a lot of balanced advantage funds in your portfolio, right? Even when you know कि how everything is working out in the market, आपने उसको तो de-risk कर रखा है. You have diversified in terms of your career also, right? When you are involved too much into the financial markets, financial services, then at least आपका जो personal पैसा है, that is not at that risk, at that high risk, right? I actually don't hold any single stocks Anmol in my portfolio. Okay. I only hold mutual funds, and this is before I became a mutual fund CEO. People think this is after I became a mutual fund CEO. I find mutual funds to be a very efficient vehicle. I hold largely Edelweiss mutual funds, but I do hold some external mutual funds, and I believe there is a case because of diversification, and there are people that offer things that we don't, but a majority of it is Edelweiss. BAF, of course, is my favorite. I mean, it's the thing I sell the most at Edelweiss, but I love it because I think it gives me equity and debt. It's reasonably conservative, yet it gives me upside participation. I mean, all of us want that in life, right? We want that if market well, we get some upside. Yet, if there's a month like March, we don't lose our house, we don't lose our shots. I think that's all we want. And I'm that kind of person. And so
PAF has worked really, really well for me and my husband. We do an SIP into it. And, I think my approach is my approach. Now, people ask me why I'm not heavily invested in equity, for instance. Well, it is a function of my circumstances. So, Exactly. and mutual funds offer, the beautiful thing about mutual funds is we offer everything from an overnight fund to a small cap fund. So you have to pick what works for you. There is no right answer, and there is no glamour in saying I'm 100% equities or 100% debt. I'm 100% of what works for me. Yeah? Right, exactly. I mean, this is very insightful in terms ki, matlab, when whoever is watching this episode, when you who are the manufacturer of these products, all sorts of products, high risk se leke low risk tak even, and you are investing as per your circumstances, not according to what products are available, right? Yeah. First determinant is your circumstances, आपके risk appetite, आपके क्या goals, आपके requirement क्या है उस time पे. So, अच्छा, did you use any of your learnings from your previous career when you were running Forefront Capital? Because right after you came back from US, you started your own venture, right? And it must have been very difficult, I think, because US का पूरा scenario, business environment पूरा अलग है, India का it's totally different. And as you told, financial literacy is another challenge, right? मतलब और 10 साल पहले तो इतना ये सब resources भी नहीं थे. 10 साल पहले ना सोशल मीडिया इतनी प्रेवलेंट नहीं थी. I mean, I wish I had started Forefront Capital at a time of more social media and YouTube and things like that. I mean, it just wasn't Zoom and stuff like that. Right. It just wasn't as easy to get your voice out. I think the challenges are less about moving from US to India and more about moving from employee to entrepreneurship. See, because when I lived in my first few careers as an employee में क्या होता है, आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं, तो आपने कभी कंप्लायंस नहीं की होती, आपने कभी मार्केटिंग नहीं की होती, आपने कभी कोई क्लाइंट नहीं ढूंढा होता, आपने कभी मीडिया नहीं की. एवरीथिंग इज ब्लडी सर्व्ड टू यू ऑन अ प्लैटर in a large institution, and you just think it comes because of you. So there's a tremendous sense of arrogance about it. The one thing though I did learn from, and I've learned all my finance grounding between college and my Wall Street experience. So I'm very grateful for it. And I think it gives you best in class experience in technical finance. The second thing I did learn was out of 2008, because I did go through Wall Street 2008. And for me, the biggest takeaway there in 2008 was, if you have a bad time, please communicate proactively with your clients. I mean, I am obsessed with client communication. I was at Forefront and I am even now. The best time to communicate with clients is the worst time for their portfolio, because अच्छे time में तो the numbers are good. You don't need to talk to them and say, sir, आपका portfolio कितना अच्छा कर रहा है. But in a bad time, you have to talk. So I think that was one core learning. 2008 was very important in shaping my view on risk management also. So I am a naturally careful and conservative person. So I think that came out of my early Wall Street experience. But as I said, Forefront Capital taught me, I mean, of my 15-year career, I would probably say it was the most valuable 3-4 years. And it's been very valuable in my CEO stint, because in Forefront Capital, we didn't have a tax guy, we didn't have an accounting guy, we didn't have a media guy, we didn't have a sales guy. So ये सब मैंने किया था. In fact, the two boys who were partners decided they would do investments and I would do everything else. So I learned the everything else, which is really helpful as a CEO. Right, exactly. So when it comes to awareness, Radhika, a lot of people are not even aware कि AMC क्या होती है. जैसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज में, इट्स वेरी, दीस टर्म्स आर वेरी, इट कम्स वेरी नेचुरल टू अस कि AMC है, RTA है, म्यूचुअल फंड एक अलग कंपनी होती है इनफैक्ट, देन AMC इज डिफरेंट, राइट? सो कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू कि एक AMC में होता क्या है? जैसे हम आपकी स्कीम में जब पैसा डालते हैं, उसके बाद क्या होता है इंटरनली, व्हाट डू योर ऑपरेशंस लुक लाइक? It's a great question, and actually, sometimes you forget living in this industry that people don't realize what a mutual fund is. And अब तो awareness बढ़ गई है because of mutual fund सही है and all. 5 साल पहले तक I think if I said I work for a mutual fund, लोग कहते थे बैंक में काम करते हो क्या? So a mutual fund is a company whose job is to manage your money professionally. Correct. That is the simple and fair answer. Just like when you go to a bank, you give deposits.
they give you a rate of return. A mutual fund gives you various options by which to deposit your money, so to say, and they manage it in line with that. Mutual funds offer multiple products जिनको हम आम भाषा में स्कीम कहते हैं, और हर स्कीम का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे कुछ स्कीम होती हैं जिसमें आप 1-2 महीने के 1-2 दिन के पैसे डालते हैं और उनका आइडिया है आपको बिल्कुल सेफ रिटर्न देने का, जिनको हम लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड कहते हैं. कुछ स्कीम होती हैं जो आपका पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं. वो पैसा आप खुद शेयर मार्केट में डाल सकते थे, लेकिन हम लोग डालते हैं, हम लोग उसको मैनेज करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज करते हैं. और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं. अच्छी और बुरी बात म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की दोनों है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं. बुरी बात इसमें ये है कि आपको उनको समझना पड़ेगा. सो दैट इज इसेंशियली व्हाट वी डू. आप हमें पैसा देते हैं एज एन इन्वेस्टर, और आपके साथ बहुत सारे हजारों लाखों लोग देते हैं. वो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, and every day that money is invested into, whether it is debt or whether it is equity, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप वो पैसा कभी भी निकाल सकते हैं. आई थिंक दीज आर द कोर पार्ट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड ऑपरेशन. और ऑब्वियसली इसको करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, बिकॉज देयर इज एन इन्वेस्टमेंट टीम जो पैसा इन्वेस्ट करती है, देयर इज अ सेल्स टीम जो आपके साथ बात करती है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी टीम जो वेबसाइट चलाती है, देयर इज एन ऑपरेशंस टीम हु मेक श्योर दिस ऑल हैपेंस. तो ये सब होता है. राइट. और जैसे एक बार हमारा पैसा आपके पास चला गया, उसका भी मार्केट जो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट, वो जो डिसीजन लेते रहते हैं कि अब क्या करना है, कब बाहर निकलना है. हाँ, so every mutual fund has a team of investment professionals. Like we probably have about 25 to 30 investment professionals within Edelweiss mutual fund team. उसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है. कुछ लोग बैलेंस फंड चलाते हैं, कुछ लोग इक्विटी फंड चलाते हैं, कुछ लोग डेट फंड चलाते हैं, कुछ लोग सीनियर होते हैं, कुछ लोग कम सीनियर होते हैं. तो उसकी पूरी टीम होती है. एंड दीज आर यूजुअली वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स. जैसे जो हमारे डेट मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो 20-25 साल से यही काम कर रहे होंगे. जो हमारे इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो 20-25 साल से यही काम कर रहे होंगे. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे मास मीडिया में कभी कभी लोग दिखाते हैं, जैसे मूवी होती है बाजार या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, के ये बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन है और बहुत अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ लोग होते हैं, एंड यू नो देयर इज लॉट ऑफ एक्शन. I'll tell you, having managed fund managers and been one and also married to one, ये बहुत सीधे साधे लोग होते हैं. They're very simple people and they have the weight of what I would say responsibility. It is much harder, Anmol, to manage someone else's money than your own money. My husband, who's a fund manager and has been for 15 years, he always says that, you know, I'm very cognizant that मैं किसी के retirement का पैसा मैनेज कर रहा हूँ, मैं किसी के पोटेंशियल हॉस्पिटल बिल्स का पैसा मैनेज करता हूँ. तो ये बहुत साधारण लोग होते हैं और इनका नाम स्कीम पे होता है. जैसे हमारे जो हर्षद पटवर्धन है, his name is on the equity scheme, so he is very conscious about it. So it is not that it is a very callous profession or a very, you know, wild west profession, because I have a big complaint about how the media portrays our industry. Right. वही जैसे as you said, Bloomberg टर्मिनल्स चल रहे हैं, नंबर्स इधर से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, चल रहा है, बड़े बड़े पैसे चल रहे हैं, ग्लैमरस कार्स से, ये कुछ नहीं होता. बहुत साधारण लोग होते हैं. इनफैक्ट दे आर वेरी शाय टू इवन टॉक टू द मीडिया. राइट. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब आप किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हो तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी. फॉर अस आल्सो इट्स लाइक दैट, बिकॉज हम भी लोगों को स्कीम्स रिकमेंड करते हैं कि किस स्कीम में पैसा डालना है. सो इवन वी फील दैट रिस्पांसिबिलिटी. So, now Radhika, I'll just ask you a few questions जो हमसे हमारे इन्वेस्टर्स या रिटेल क्लाइंट्स in your terms जो पूछते रहते हैं. So the very first question is, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार एक कोई स्कीम बता दो जो बेस्ट है, या ऐसी 3-4 स्कीम बता दो जो बेस्ट है, इसमें पैसा लगा देते हैं बस हमारा काम हो जाएगा. Now how do you answer that question? There is no best scheme. There is a best scheme for you. Go back to what I said about personal finance being personal. Don't look at what the best scheme is. Look at what the best scheme is for you. Why do you invest? You invest for a purpose. You invest for a solution. You invest for a goal. Figure out आपकी need क्या है, उसके हिसाब से then we will look for the best scheme. The second thing I would say is there is nothing called best in life. You know, I'll give you an analogy. जब आप शादी करते हो, आप क्या कहते हो कि मुझे बेस्ट लड़की चाहिए? नहीं. You want the best partner for your personality, for your goals. And by the way, you don't go ranking people कि ये वो, और 2 साल आपकी शादी ठीक नहीं चली और आपको कोई और लड़की दिखी जो आपकी करंट
जो नो पार्टनर से थोड़ी सी बेटर है तो आप चेंज थोड़ी करते हो. So you have to, have that kind of perspective. It's not about the best scheme. It's about finding something that is a reasonable fitment for your goals and sticking to it. Correct. That's a very interesting analogy. शादी वाली इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन आल्सो, कि जब हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की बात करते हैं, राइट, तो इस पे कोई कॉमन ऐसा कुछ कंसेंसस टाइप नहीं है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, मीडियम टर्म क्या होता है. अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर से, नॉर्मल आप एक आम आदमी से आप पूछोगे अगर, तो दे विल से कि अगर हम उनको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना, तो बोलते हैं अच्छा 3 साल के लिए पैसा डालना पड़ेगा. तो बहुत सारे लोगों के लिए 3 साल लॉन्ग टर्म हो जाता है. एंड एज एडवाइजर्स हम बोलते हैं कि 3 साल शॉर्ट टर्म, मतलब मीडियम टर्म ठीक है कहीं कहीं हो जाएगा, बट स्टिल अ शॉर्ट टर्म. मतलब लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं हमारे हिसाब से कम 8-10 साल के लिए यू विल हैव टू वेट. सो एज एन AMC फ्रॉम द फंड मैनेजर्स साइड, हाउ डू यू लुक एट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म? आपके दिमाग में क्या टाइम फ्रेम्स होते हैं इसके लिए? क्योंकि स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव भी किसी के अराउंड डिफाइंड होते हैं, राइट? ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए. In fact, this is a very nice question because I tell people to bucket their money into 3 parts. And I'll come to your term thing. One is money that you may need anytime. That is called short-term money. It could be 6 months, it could be 1 year, it could be 18 months, something like that. और उस पैसे को आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए जहां सेफ्टी की आपको टोटल उम्मीद हो. अगर उस पैसे को आप रिस्की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे कि 1 साल में शायद मेरा पैसा डबल हो जाए, लेकिन ये वो पैसा है जो मुझे बेटी की शादी के लिए चाहिए, उसमें आप रिस्क लेते हैं क्या? नहीं लेते ना. दैट इज शॉर्ट टर्म मनी, राइट? So that is short term money and you can't afford to take risk with short term money. And the second kind of money I call is medium term money. वो 3 से 5 साल का पैसा होता है मेरे हिसाब से, एंड उसमें आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज लुक व्हेन यू इवैल्यूएट, उसमें जैसे BAF की स्कीम है, ऐसी स्कीमें आती हैं. व्हेन यू इवैल्यूएट अ स्कीम ना, आप उसमें जरूर देखिए कि अगर आप 3 साल का पैसा डाल रहे हैं तो उस स्कीम में बुरे से बुरा क्या हुआ है 3 साल में. हम हमेशा अच्छा देखते हैं. अगर आपको प्रिपेयर्ड है कि 3 साल में स्कीम में ऑन एवरेज, और इसे रोलिंग रिटर्न का एक डेटा आता है, देयर इज अ टाइम जब इस स्कीम में 3% नीचे हो सकता है पैसा. फिर अगर आपका 3% नीचे होगा तो आप स्ट्रेस नहीं होने वाले हैं, बिकॉज यू नो, सी लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ ना आर अबाउट एक्सपेक्टेशंस. डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ रियलिटी, डिसअपॉइंटमेंट इज बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत है. एंड लॉन्ग टर्म आई थिंक इज 5-7+ year money. I'll tell you why. Long term, when you invest in companies hoping they'll turn around. Now, I am the CEO of a business. I have been running my business for 3.5 years now as CEO of Edelweiss Mutual Fund. Right. मुझे अभी भी लगता है that as a CEO, you need 5-7 years. If I think about my career, I would not switch jobs in 3 years as a CEO. You need 3 to 5 years as a CEO to start turning a company around materially. What are you investing in? You're not investing in stocks now. You're investing in underlying businesses. So that's why you need to give them time. And if the companies are smaller, then long term should be even longer. All right. So is it safe to say कि at least 5 to 7 years is long term? Yeah. All yes. Right. अच्छा, अब ये होता है कि जब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो भी स्टॉक्स रिलेटेड चीजें होती हैं, दे स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग एंड पीपल स्टार्ट पैनिकिंग. एंड अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले बात करी कि यू हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहे हैं. इट्स देयर कॉल, मतलब यू हैव इन हाउस एक्सपर्ट्स जो देखते रहते हैं, मतलब कॉल्ड एज फंड मैनेजर्स, राइट, जो कॉल लेते हैं. बट स्टिल पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, हम क्या करें, इस म्यूचुअल फंड से बाहर आ जाए, इसमें अंदर चले जाएं, या अभी क्या करें. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? So I will go back to the company analogy and then I'll give you a solution also. If you were running a business, Anmol, you run a business, I have run a business in the past, I'm running a business now. और 1 महीने आपका बिजनेस बहुत बुरा चले, you have a bad quarter, या आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, कुछ हो गया, और you just have a bad फैक्ट्री में आग छोड़ो, आपका you have a bad quarter for the business, आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे क्या? Like 2 महीने आपका बिजनेस ठीक ना चले अनमोल, आप उसे बंद तो नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करेगा. या आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है या कुछ भी बिजनेस है, आप उसे बंद तो नहीं करेंगे. मेरे 2 महीने अगर मेरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो नहीं किया, मैं तो उसे बंद नहीं करूंगी. 6 महीने बाद भी नहीं बंद करूंगी, 1 साल बाद शायद रिव्यू करूंगी, लेकिन बंद करेंगे. आप उस हिसाब से देखिए. तो आई थिंक हम लोग निवेशकों के तौर पे वी वरी मोर अबाउट डे टू डे मूवमेंट्स देन इवन आवर फंड मैनेजर्स टू. रिमेंबर, आप निवेश किस में कर रहे हैं? आप बिजनेसेस में निवेश कर रहे हैं. आपने अच्छे बिजनेसेस होल्ड किए हैं तो आप डे ऑन डे तो एक्चुअली उनमें कुछ होता नहीं है. और मुझे लगता है दैट
हमारा म्यूचुअल फंड का नैव दिन में एक बार आता है, लेकिन हमारे पास ये चीज है और इस चीज के कारण आपको वो नैव का जो गिरावट है ना वो 8 बार दिखती है, क्योंकि ट्विटर पे आता है, आपको 10 दिन में व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, अखबार में आता है, CNBC उसको फ्लैश करता है, तो आपको बार बार लगता है मेरा पोर्टफोलियो 5% गिर गया, 5% गिर गया, 5। इट इज लाइक वो सास बहू सीरियल्स दैट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील दैट। I would recommend 2 things. One, you watch less news. Genuinely watch. I think my fund managers don't watch as much news as some of my investors. Some investors do. And second, look at your portfolio less frequently. I once did a Twitter poll asking people how I look at my portfolio once a quarter. And I think once a quarter is a pretty good time horizon. Once a month is the maximum. Unless there is a crisis, you do not need to look at your portfolio more than once a month. Otherwise, आपने financial planning ठीक नहीं की. Exactly. और इसी पे एक फॉलो क्वेश्चन मेरा ये है कि पीपल वरी अ लॉट अबाउट या ट्राई टू टाइम मार्केट अ लॉट इवन विद म्यूचुअल फंड। जैसे आप कोई अगर प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर स्टॉक्स में, देन इट मेक्स सेंस फॉर देम कि ठीक है मार्केट को टाइम करते हैं, बिकॉज ये उनका प्रोफेशनल जॉब है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉमन इन्वेस्टर या रिटेल क्लाइंट्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे इवन ट्राई टू टाइम दी म्यूचुअल फंड्स की म्यूचुअल फंड कब नीचे होगा उसमें पैसा डालेंगे, कब ऊपर होगा फिर निकाल लेंगे, इस तरह की जो चीजें होती है। सो डू यू रियली थिंक इट मेक्स सेंस टू टाइम म्यूचुअल फंड्स व्हेन द फंड मैनेजर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ माइट बी टाइमिंग अ फ्यू स्टॉक्स या few of the yeah. I learned this very early in my career. Timing is something everybody is horrible at. Investors are horrible at. In fact, most fund managers don't try to do much timing. अगर आप equity scheme में पैसा डालें, जैसे हमारी equity schemes में, उसमें हम 100% निवेश equity में करेंगे। हम ये सोचते हैं कि जो asset allocation का काम है ना, कितना equity में डालना है, कितना debt में डालना है, वो आप करिए। उसके बीच में हम लोग भी timing ज्यादा करने की कोशिश नहीं करते। It is very difficult to do timing. In fact, I'm glad आपने ये सवाल पूछा, because मेरे पास लोग आके कहते हैं मैम 11,000 या 12,000 पे निफ्टी आ गया है, अगर मुझे पता है कि वो 7,000 पे जाएगा तो मैं सब बेच के फिर बाद में आ रहा हूँ। तो देन आई टेल देम कि अगर आपको एक्चुअली पता है कि 12 का 7 निफ्टी होने वाला है, तो आप तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हैं। आई मीन आप में वो फोरसाइट है, वो मेरे में नहीं है और बाकी बाजार में नहीं है। तो आप मेरे से एक तो सवाल मत पूछिए। दूसरा, अगर आप ये टाइमिंग कर भी पाए, जब 7,000 पे निफ्टी आ जाएगा तो हेडलाइन क्या होंगी? स्मॉल कैप खत्म होने वाले हैं, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ इज फिनिश्ड, इक्विटीज विल नेवर गिव रिटर्न, ऐसी हेडलाइन आएंगी। तब आप दोबारा निवेश कर पाएंगे क्या उस टाइम पे इक्विटी में? चांस ही नहीं है आप कर पाएंगे। तो टाइमिंग, एंड पर्सनली बाय द वे, दिस इज द रीजन आई लव SIPs. I don't do SIPs for the returns, although their return experience is good. I do it to avoid this problem of timing personally, because even I don't want to spend my life thinking अभी डालूं, अच्छा अभी डालूं, अच्छा अभी डालूं, बाकी जिंदगी भी तो जीनी है। Exactly. I think we forget to realize that we have other things in life also. Other things in life. Yeah. I think we should let the fund manager do their job properly, right? And the financial planners or your investment advisors, and just be happy. Yes, fund managers, and as you very correctly said, also financial advisors. Please have a financial advisor who can guide you कि equity कितना hold करना चाहिए, कितना hold करना चाहिए. Right, exactly that. Right. तो जब आपकी टीम में 2 अच्छे प्रोफेशनल हैं, तो आपको इतना स्ट्रेस क्यों लेना? It's like people say कि आपको बॉम्बे से लोनावला जाना है and you have hired a good car, a safe car, and you've hired a good driver. तो अब आप पीछे बैठ के सवारी एंजॉय, और आपने ड्राइवर को बता दिया आपको कहाँ जाना है, राइट? आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो फिर आप बैठ के बैक सीट ड्राइविंग करें, अच्छा तो आप गाड़ी खुद चला लीजिए। करेक्ट। So yeah, as and that's our primary job as financial planners, कि हमारे क्लाइंट्स के गोल्स के बेसिस पे उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट असेस करके उनका एसेट एलोकेशन सही करना, उनको राइट्स, मतलब इतनी सारी जो स्कीम्स है उसमें से बताना कि ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम सही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जॉब इज फॉर द फंड मैनेजर कि ठीक है उस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से उस स्कीम को कैसे परफॉर्म करवाना है। सो आई मीन दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स। सो अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इज, एक जो होता है हम ये से बोलते हैं जैसे मार्केट डाउन हुआ तो आपका पोर्टफोलियो नीचे हो गया, राइट? सो यू शुड जस्ट होल्ड ऑन टू इट। इतनी मतलब यू शुड नॉट पैनिक एंड टेक आउट ऑल योर मनी फ्रॉम दैट स्कीम। बट एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, राइट? कि एक लिमिट से अगर पैसा नीचे जाता है तो उसको निकालना चाहिए एंड देन यू शुड मूव ऑन इन्वेस्ट इनटू सम अदर इंस्ट्रूमेंट और स्टॉक।
So in case of mutual fund, should we do a stop loss or always hold, या कहाँ पे लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ पे कब तक होल्ड करना है या कहाँ पे लॉस बुक करके आगे बढ़ना है? In mutual funds, I think stop loss is not a relevant concept. Asset allocation is a more relevant concept. Okay. So आप decide कर लीजिए कि मुझे 50% डेट करना है, 50% इक्विटी करना है. ये आप अपने एडवाइजर के साथ अपनी रिस्क प्रोफाइल गोल्स के बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए. अब अगर इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया तो आपका जो 50-50 का स्प्लिट है वो शायद 60-40 हो जाएगा. फिर आप 10% काट के अपना नॉर्मल एसेट एलोकेशन में जा सकते हैं. तो मुझे तो पीपल कीप आस्किंग व्हेन डू आई बुक प्रॉफिट्स, व्हेन डू आई एग्जिट. इससे अच्छा आप अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस करें. All right. So Radhika, when you started Forefront Capital, you were telling, I was listening to another talk जिसमें आप अपने क्लाइंट की स्टोरी बता रहे थे, who started with 10 lakh rupees, who was there with you for throughout your tenure at Forefront Capital, and the kind of questions that client used to ask changed over the years. So आप क्या इस पे थोड़ा इंसाइट दे सकते हैं कि क्या राइट क्वेश्चंस होते हैं टू आस्क टू योर फंड मैनेजर्स या टू योर एडवाइजर्स? So I think, initially when clients start, they always ask कि कितना मिलेगा, right? That is Indian psychology. कितना देती है, कितना रिटर्न मिलेगा. I think over time those questions change to एक तो मेरे लिए क्या सही है. दूसरा, people smart investors start asking a lot of questions के What are the different outcomes? कितना बुरा हो सकता है. तो जो इन्वेस्टिंग में दो हिस्से हैं, रिटर्न के बारे में लोग शुरुआत में पूछते हैं. I think that is a young investor. Evolved investors start asking about risk, and I think that journey from return to risk is the evolution of the risk. And it is not that evolved investors who ask about risk don't care about returns, but they know कि return तो हो ही जाएगा, but they ask about risk. They ask about holding period. They ask कि ये जो investment है, ये मेरे जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है इससे कब परफॉर्म करेगा और कब नहीं करेगा. बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट्स यू ऑल्सो वांट टू होल्ड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट. सो यू डोंट वांट टू बाय थिंग्स दैट विल ऑल डू वेल एट वन टाइम एंड ऑल डू बैडली टुगेदर, राइट? यू वांट टू बाय थिंग्स दैट आर डाइवर्सिफाइड. से हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं अनकोरिलेटेड टू ईच अदर. सो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस पीपल स्टार्ट आस्किंग. दे आस्क कि ये फंड किन हालातों में अच्छा करेगा, किन हालातों में बुरा करेगा. Essentially what they are trying to do is set very very clear expectations so that they never get disappointed. Right. I think risk एक ऐसी चीज है जो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, and yeah, I totally agree to that. We are never taught personal finance in our school, colleges. It was just at the age of 21, 22, 23, people just start coming out of the colleges and they start with their first jobs और पैसा कमाने लगते हैं. And they have no clue कि कैसे काम करता है, कहाँ पैसा डालना चाहिए. FD, RD, mutual funds इतने सारे हैं, then stocks are there, and you have all sorts of apps out there now, right, which makes investing easier. So and people start making mistakes. और ये वो स्टेज होती है जब इतना पैसा भी नहीं होता है कि they can hire a professional advisor या फिर planner, right? They have to take their decisions on their own. Yeah, mostly they might go through a mutual fund distributor. So when they cannot seek any professional assistance, what suggestions do you have for that set of audience कि वो क्या कर सकते हैं so that they make better decisions with their money? So, I mean, look, I know personal finance is not taught in school and college, and some people say it should be. I mean, I have mixed views on that. I think a lot of skills that you need in life are not taught in school and college, so that is a separate matter. I think as a young investor, the best advice I can give you is that it is important to get started. The good news is जब आप 20 साल की उम्र में शुरू करते हैं ना, don't wait till 30 to start, because as you rightly said, the good thing about being in your 20s is you don't make very much money compared to the rest of your career. अब आपके लिए बहुत पैसे होंगे, but compared to the rest of your career, you're actually not making very much money. Right. अगर आप शुरुआत जल्दी करेंगे तो आप गलतियां करेंगे, करेक्ट? करने दो गलतियां ना, लाइफ में भी तो गलतियां करते हो, जिंदगी सीख के ही तो करते हो, because there's only so much advice one can give. So I would say start early. Educate yourself. When you are young, you have a tremendous ability to learn. I think that you lose as you get older, to be frank. So learn, and there are so many resources to learn. And then start investing with small quantums. Don't do what I did. Just put all your savings in very quickly. You can keep a lot of that in the just start small, learn, and get better. Because you will make mistakes, but there's a speaking coach of mine who told me this. It is better कि आप वो mistakes
ट्रेनिंग ग्राउंड पे बना है, जंग के मैदान पे नहीं। जंग का मैदान इज व्हेन यू हैव रियल मनी, 20s इज ट्रेनिंग ग्राउंड। तो बनाइए, गलतियां करिए, वो तो जिंदगी में भी आप गलतियां कराएंगे। गलतियां करने से अगर डर गए तो आप निवेश ही नहीं करेंगे। तो गलतियां जरूर करें और जल्दी शुरू करें, जिससे कि वो गलतियां कम पैसे करें। राइट, और छोटे छोटे पैसों के साथ करें ना, सारा छोटे पैसों। हाँ। सो वन लास्ट क्वेश्चन, आपको भी क्या challenges दिख रहे हैं इंडिया में when it comes to financial services market? I mean, I'll ask only about your market, and how are you looking the road ahead to tackle those challenges, and what are you up to at Edelweiss Mutual Fund? So two questions. So firstly, I think India is a very interesting financial services market. It's been 10 years since I moved back from the US, and people keep asking me, classic desi thing, are you happy you moved back or do you regret it? And I'm very, very happy. I have no regret, because I think India is a market that's exploding. It's a young market. It's like a teenager, right? It's a market where MF penetration to GDP is probably 4-5% at the individual level, when the world's at 10%. So it's a canvas that you can do a lot on. The problems in the US are like third order problems. It's like moving people from one complex asset class to another. In India, the problems are basic problems, but you can solve them at scale. So I think it's a very interesting market. It's a very interesting market to do innovative ideas in. It's a very interesting market to just educate people in sessions like this कि AMC क्या है, क्या करती है, क्यों AMC की जरूरत है. So I think it's a very interesting market. So I am very optimistic about this market. And in the mutual fund industry, and I'll come to what we're doing at Edelweiss Mutual Fund, I think people keep saying they're like top 5 and are new entrants late. I think it is just starting. So there's a lot of room for a lot of younger players, and I consider Edelweiss Mutual Fund to be a younger player in this business to come in and do interesting things. So I'm very excited. What we're doing at Edelweiss Mutual Fund, it is a very simple business. So we are trying to provide good solutions to our clients for their different needs, whether it is a good quality debt fund like Bharat Bond, or whether it is a fund like BAF, or whether it is a good quality equity fund. आपकी जो अलग अलग needs हैं, हम उनके solution अच्छी तरह से provide करना चाहते हैं. हम जानते हैं आप हमें अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं और हम ये जिम्मेदारी बहुत सीरियसली लेते हैं. सो वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू दैट. हम ऐसी कंपनी नहीं है जो हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन जब करते हैं तो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. लाइक वी आर लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट पैसिव फंड राइट नाउ व्हिच इज फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर, लेकिन वो सिर्फ इंडियन कंपनीज पे भी नहीं, ग्लोबल कंपनीज में भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है. तो हम आपको कभी कभी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी लाने की कोशिश करते हैं. एंड वी आर अ वेरी यंग एक्साइटेड टीम. आई थिंक वी जेन्युइनली बिलीव के पैशन के साथ आप दुनिया बदल सकते हैं, और हम अपने हिस्से में वो करने की कोशिश करते हैं. All right, great. Thanks a lot, Radhika. Thanks for sharing all your views, all your opinions, or all the insights that you've shared. I'm sure this is going to be very useful for our audience. Or as we spoke, literacy is one thing. That personally also I feel that literacy is one thing which we need to tackle, and a lot of people are making efforts towards that. And because of people like you who are ready to come up on a show like this and talk about these things, it's going to be really helpful, क्योंकि वही लोगों को पता होना चाहिए कि who is behind the money, right? So that's also very helpful. Thanks a lot, Radhika, for coming on the show. Thanks, Anmol.